सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करने वाले। देखिए इस सीरीज के अंदर मैं आपको मशीन लर्निंग के बारे में सारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस थ्योरी पोर्शन सारा कवर करने वाला हूं। तो ये पहला चैप्टर होने वाला था मशीन लर्निंग लैंडस्केप, जिसके अंदर व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाई वी यूज मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मेन चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग, टेस्टिंग, वैलिडेटिंग, सब इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो चलिए फिर मशीन लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन आज बाद में आते आते चेंज होती गई। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग की डेफिनेशन थी, मशीन लर्निंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सो दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा। तो मशीन जो लर्न कर पाए डेटा से, उसको बोलते थे मशीन लर्निंग। सिंपल थी। फिर आया इसका, हेयर इज अ स्लाइटली मोर जनरल डेफिनेशन, मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब कि मशीन लर्निंग वो स्टडी है जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स को एक एबिलिटी देते हैं विदाउट बीइंग प्रोग्राम करे बिना मशीन सीखती है डेटा से। तो ये है हमारे स्लाइडली चेंज, जो कि आर्थर सैमुअल ने दी थी 1959 में। फिर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड वन जो डेफिनेशन दी गई वो दी गई, कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई with respect to some task T and some performance P of its performance on T on measured by P improves with experience E। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो मशीन एक्सपीरियंस E जो कि सम टास्क करके T और सम परफॉर्मेंस मेजर करेगी P से, है ना। इसको हमने टॉम मिचेल ने एक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन दी मशीन लर्निंग की। इसमें कुछ नहीं था खास, ठीक है। बेसिकली आपको पता हो चाहिए मशीन लर्निंग क्या है, कि वो मशीन जो एबिलिटी दे उसको लर्न करने की फ्रॉम डेटा, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के एग्जांपल देखते हैं कि हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एनकाउंटर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योर स्पैम फिल्टर इज अ मशीन learning program that can learn to flag spam, gives example of spam emails, example flagged by users, and example of regular non spam also called ham emails। देखिए आप अगर अपना जीमेल देखेंगे, उसके अंदर आप देखोगे कि स्पैम फोल्डर बना है। स्पैम फोल्डर में पहले से बहुत सारे मेल डले होंगे, तो वो किस बेसिस पे मशीन ने उनको स्पैम में डाला, ये चीज था हमारा मशीन लर्निंग का एग्जांपल, जिसके अंदर वो डेटा को देख के, उस डेटा के अंदर जो कुछ कुछ कीवर्ड्स को जान के उसको स्पैम फोल्डर में डालता है, और जो स्पैम में नहीं होते, इनबॉक्स में होते, ये सब मशीन लर्निंग का एक एप्लीकेशन या एक एग्जांपल दे सकते हो। द एग्जांपल दैट द सिस्टम यूजेस टू लर्न आर कॉल्ड ट्रेनिंग सेट, ठीक है। जो मशीन लर्न करती है उसको ट्रेनिंग सेट कहते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सेट यानी कि जैसे ट्रेनिंग डेटा होता है उस पर काम करके हमारा वो सेट बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से मशीन लर्निंग काम में आती है, ठीक है। ईच ट्रेनिंग एग्जांपल इसको ट्रेनिंग इंस्टेंस, ठीक है, और सैंपल, ठीक है। इन दिस केस द टास्क टी इज टू फ्लैग स्पैम फॉर न्यू ईमेल, द एक्सपीरियंस ई is the training data, and the performance P needs to be defined. For example, you can use the ratio of correctly classified emails. The particularly performance measured is called accuracy and is often used in classification tasks. If you just download a copy of Wikipedia, your computer has a lot more data, but it is not suddenly better at any task. This is not machine learning, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप विकीपीडिया का कॉपी डालते हो, है ना, कंप्यूटर हैज ए लॉट मोर डाटा, कंप्यूटर के पास उससे ज़्यादा डेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप मशीन लर्निंग के अंदर काउंटर करोगे, वो मशीन लर्निंग में काउंट नहीं होता, ठीक है। फिर आते हैं व्हाई वी यूज मशीन लर्निंग, कंसीडर हाउ यू वुड राइट स्पैम फिल्टर यूजिंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक। अगर आपको पता चले कि आपको स्पैम फिल्टर करना ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक, तो कितना टफ होगा कंपेयर टू मशीन लर्निंग से। देखिए फर्स्ट पहले आप क्या करोगे, यू वुड लुक एट व्हाट typically look like. You might notice that some words phrases such as for you, credit card, free and amazing, तो ये जो अगर आपको keywords मिलेंगे तो आप समझोगे कि आप typically टाइप करके कि ये ये जो है ये आपके स्पैम फोल्डर में जाने चाहिए, ठीक है। टेंड टू कम अप ए लॉट इन द सब्जेक्ट। परहैप्स यू वुड आल्सो नोटिस अ फ्यू अदर पैटर्न्स इन द सेंडर्स नेम, द ईमेल्स बॉडी एंड सो ऑन, ठीक है। आप कंपनी के देखोगे कंपनी के हिसाब से, तो आप ये खुद से मैनुअली जब करोगे तो आपको ये स्पैम फिल्टर में इस बेसिस पे डालोगे। यू वुड राइट ए डिटेक्शन एल्गोरिथम फॉर ईच ऑफ द पैटर्न यू वुड notice, and your program would flag emails as spam if a number of these patterns are detected, ठीक है। और यू वुड टेस्ट योर प्रोग्राम एंड रिपीट स्टेप 1 एंड 2, ठीक है। आप ऐसे करते करते स्पैम फिल्टर एल्गोरिथम ऐसे लॉन्च करोगे। तो स्पैम फिल्टर एल्गोरिथम में देखिए कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप लिखोगे रूल्स, आप रूल्स लिखोगे, रूल्स को इवेल्युएट करोगे। अगर इवेल्युएट करने के बाद उसमें एरर आता है तो वापस से स्टडी द प्रॉब्लम, फिर उसको नई दोबारा से रूल्स को चेंजेस करके फिर लॉन्च करोगे। तो ये है एक एल्गोरिथम जो कि आप एक स्पैम फिल्टर एल्गोरिथम के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करोगे, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट ए स्पैम फिल्टर बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली लर्न विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर गुड प्रिडिक्टेबल ऑफ स्पैम बाय डिटेक्टिंग अनयूजुअल frequent patterns of word in the spam example compared to the ham examples. The program is much shorter, easier to maintain and most likely more accurate, ठीक है। प्रोग्राम जो होगा वो एक बार लिखा जाता है और मशीन उसकी प्रॉब्लम को, डेटा सेट को
खुद समझ के वो खुद सॉल्व करता है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, जबकि आपको ट्रेडिशनली में हर बार नया अपडेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम को स्टडी किया, उसके बाद एक ट्रेन एमएल एल्गोरिथम है जो कि वो कैसे निकालेगी, वो डेटा को कुछ प्रीवियस डेटा से कंपेयर करके कि ये इस टाइप का डेटा है तो ये इस चीज में आएगा, यानी कि स्पैम में आएगा, तो आप वहां से डेटा को एमएल के जरिए ट्रेन करोगे, फिर इवेलुएट सॉल्यूशन निकालोगे, अगर उसमें एरर आता है फिर वापस से प्रॉब्लम को स्टडी करके फिर एमएल वापस से ट्रेन करेगा और लास्ट में जाके लॉन्च हो जाएगा। तो ये है मशीन लर्निंग अप्रोच। तो देख सकते हो आप इसमें एक ट्रेन एमएल एल्गोरिथम आई है जो कि एक बार एमएल को समझ में आ जाएगा डेटा किस टाइप का, तो उसी तरीके से वो डाल देगा, ठीक है। मोर ओवर, इफ स्पैमर्स नोटिस दैट ऑल द emails containing for you are blocked, they might start writing for you instead. A spam filter using traditional programming techniques would need to be updated to flag for you emails. If spammer keep working around your spam filter, you will need to keep writing new rules forever. ठीक है, हर बार वो जो है स्पैमर वो नई चीजें लाता रहेगा और आपको अपने प्रोग्राम में चेंज करता रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये मशीन एक तरीके से समझने लगेगी और मशीन आराम से काम कर सकती है, ठीक है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, स्पैम फिल्टर बेस्ड ऑन machine learning technique automatically notice that for you has been usually frequent in spam flagged by user and it start flagging them without your intervention, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए ये डेटा है, डेटा को मॉडल किया, डेटा का मॉडल के बाद ट्रेन एमएल एल्गोरिथम लगाई, अगर उसमें डेटा इवेलुएट किया और फिर लॉन्च किया, अगर उसमें कुछ अपडेट किया तो वापस से अपडेट करके डेटा दोबारा से गया, फिर ट्रेन एमएल एल्गोरिथम, ऐसे करके अपने आप ही ऑटोमेटिकली अडेप्टेड टू चेंज, यानी कि एमएल अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटेड है, ना कि आपको ट्रेडिशनली अप्रोच यूज करनी पड़ी है, ठीक है। अनदर एरिया वेयर मशीन लर्निंग साइंस इज फॉर प्रॉब्लम दैट आइदर आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच और हैव नो नोन एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, consider speech recognition. Say you want to start simple and write a program capable of distinguishing the words one and two, ठीक है। तो ये क्या हम, अब क्या हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन का, मशीन लर्निंग का कहाँ यूज है। यू माइट नोटिस दैट द वर्ड टू स्टार्ट विद ए हाई पिच साउंड टी, ठीक है, टी साउंड से टू स्टार्ट होता है, सो यू वुड हार्ड कोड ऑफ एन एल्गोरिथम दैट मेजर हाई पिच साउंड इंटेंसिटी एंड यूज दैट टू डिस्टिंग्विश वंस एंड टूज, ठीक है। तो obviously this technique will not scale to thousands of words spoken by millions of very different people in noisy environment and in dozens of language. The best solution at least today is to write an algorithm that learns by itself, give many example recording for each word, ठीक है। तो एक वर्ड के बहुत सारी तरीके से जब मशीन सुनती है तो उस तरीके से वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाती है चेंज करने की, अपडेट करने की। जबकि अगर आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओ तो आपको हर एक वर्ड का समझाते समझाते बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए प्रोग्रामिकली आप मैनुअली टाइप करने से अच्छा है कि आप मशीन को लर्न करने दो, तो वो ज़्यादा अच्छा काम रिजल्ट देगा। तो ये है मशीन लर्निंग की एक और एग्जांपल। फाइनली मशीन लर्निंग कैन हेल्प ह्यूमंस लर्न। एमएल एल्गोरिथम कैन बी इंस्पेक्टेड टू सी व्हाट दे हैव लर्न, ऑल्दो फॉर सम एल्गोरिथम दैट कैन बी ट्रिकी। फॉर इंस्टेंस, वंस द स्पैम फिल्टर हैज बीन ट्रेन्ड on enough spam, it can easily be inspected to reveal the list of words and combination of words that it believes are the best predictors of spam। देखिए जो मशीन है, मशीन ने बहुत सारे स्पैम फिल्टर करते हुए बहुत सारे वर्ड सीखे, अब वो उन वर्ड्स को एक लिस्ट में डालेगा जो कि उसे आगे और आने टाइम पे काम होगा, तो यानी कि वो एमएल और जगह भी यूज कर पाएंगे इस एक काम के बदले, ठीक है। समटाइम दिस विल रिवील अनसस्पेक्टेड कोरिलेशन और न्यू ट्रेंड्स एंड देयर बाय लेड टू ए better understanding of the problem. Applying ML algorithm dig into large amounts of data can help discover pattern that were not immediately apparent. This is called data mining। देखिए डेटा माइनिंग एक अलग ML की एक सब ब्रांच फील्ड है, जो कि उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, डिस्कवर पैटर्न बनाता है और एक इमीडिएट एविडेंस निकालता है। तो यह है डेटा माइनिंग का। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग कैन हेल्प ह्यूमन लर्न। तो क्या है, सबसे पहले स्टडी द प्रॉब्लम, ट्रेन एमएल एल्गोरिथम, जो कि लॉट्स ऑफ डेटा से, जो कि डेटा माइनिंग में जैसे हम करते हैं, तो बहुत सारा डेटा से ट्रेन करेंगे एमएल एल्गोरिथम को, फिर उसके बेस पे सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर वो सॉल्यूशन निकलता है तो फिर इंस्पेक्ट द सॉल्यूशन करेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर, और नेक्स्ट टाइम इटरेट करते रहेंगे जब तक हमें वो एक मशीन को एक कैपेबिलिटी ना बन जाए सीखने की, ठीक है। तो ये होता है इटरेट इफ नीडेड, ठीक है। फिर आता है टू समराइज, मशीन लर्निंग इज ग्रेट फॉर problems for which existing solution require a lot of hand tuning or long list of rules. One machine learning algorithm can often simply code and perform better, ठीक है। ये तो आप मानते हो कि मशीन लर्निंग बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाए तो, ठीक है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर विच देयर इज नो गुड सॉल्यूशन एट ऑल, यूजिंग द machine learning techniques can find a solution. Fluctuating environment,
ठीक है। फ्लक्च फिर आता है फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट, ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम कैन अडप्ट टू न्यू डेटा। ठीक है, जैसे ही इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करेगा तो मशीन लर्निंग एक नए डेटा के तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो गेटिंग इनसाइट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, जब उसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए मशीन लर्निंग पे, मशीन के पास। तो ये सब चीजें हैं कि हमें मशीन लर्निंग को कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे, क्या क्या यूज करके मशीन लर्निंग को ज्यादा सिखा सकते हैं। तो ये जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उतना ज्यादा डेटा देंगे तभी वो मशीन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में देखते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम दैट इज यूजफुल टू क्लासिफाई दैट इन ब्रॉड कैटेगरी बेस्ड ऑन वेदर और नॉट दे आर ट्रेन्ड विद ह्यूमन सुपरविजन, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज एंड री लर्निंग। ठीक है, तो क्या है कि हमें कोई ह्यूमन सुपरविजन के जरिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे, जैसे कि ह्यूमन किसी चीज को डेटा को लेबल कर देगा तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगी, नहीं करेगा तो अनसुपरवाइज आ जाएगी, जिसमें आधा लेवल करेगा आधा नहीं करेगा तो सेमी सुपरवाइज आएगी, फिर चौथी आती है री लर्निंग। तो ये सब होते हैं मशीन लर्निंग के टाइप जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेदर और नॉट दे कैन लर्न इंक्रीमेंटली ऑन द फ्लाई, ऑनलाइन वर्सेस बैच लर्निंग। ठीक है, एक और तरीके की लर्निंग है जिसके अंदर ऑनलाइन वर्सेस बैच लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक और लर्निंग टेक्निक है, जबकि हमारे जो ये चार है वही मेन थे। ठीक है, ये एक अलग से है। वेदर दे वर्क बाय सिंपली कंपेयरिंग न्यू डेटा पॉइंट्स टू नोन data point or instead detect pattern in the training data and build a predictive model much like scientists do instance based versus model based learning। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट का बता रहे हैं, साइंटिस्ट जो पैटर्न को देख के एक ट्रेनिंग डेटा उसमें से निकाल के एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं, वो इंस्टेंस बेस्ड होती है या फिर मॉडल बेस्ड लर्निंग होती है। तो ये है हमारा जो कि ये भी एक तरह की लर्निंग है। ठीक है, तो चार मेन है, उसके बाद ये ऑनलाइन वर्सेस बैच लर्निंग और ये इंस्टेंस वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग। सबसे पहले मशीन लर्निंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सुपरविजन दे गेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब हम किसी डेटा को ट्रेन कर रहे हैं उसको किस तरीके का सुपरविजन दिया गया है, तो उसको हम दो तरीके में बांटेंगे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। देयर आर फोर मेजर कैटेगरीज: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है? इन सुपरवाइज लर्निंग द ट्रेनिंग डेटा यू फीड टू द एल्गोरिथम इंक्लूड्स द डिजायर्ड सॉल्यूशन कॉल्ड लेबल्स। तो हमारा क्या होगा, डेटा पे ना लेबल्स किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल होना जरूरी है, जब ये ह्यूमन सुपरविजन यानी कि सुपरविजन इसका जो होगा लेबल किया गया डेटा को, इसलिए हमारा जो है ना ये लेबल डेटा में आता है। लेबल ट्रेनिंग सेट फॉर सुपरवाइज लर्निंग एग्जांपल स्पैम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उस डेटा पे स्पैम क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा को लेबल करते हैं। और टिपिकल सुपरवाइज लर्निंग टास्क इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक आता है क्लासिफिकेशन और आता है रिग्रेशन टेक्निक। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि द स्पैम फिल्टर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, इट इज ट्रेन्ड विद मैनी एग्जांपल ईमेल अलोंग विद देयर क्लास स्पैम और हैम। तो हमने यहाँ पे दो क्लास में डिस्कवर किया कि ये स्पैम है या हैम है। तो एंड इट मस्ट लर्न हाउ टू क्लासीफाई न्यू ईमेल्स। तो इस दोनों की क्लास में हमने बना के क्लासीफाई कर दिया, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी जो नया ईमेल है वो किस क्लास को ज्वाइन करेगा। अनदर टिपिकल टास्क इज टू प्रिडिक्ट ए लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज द प्राइस ऑफ ए कार गिवन ए सेट ऑफ फीचर माइलेज एज ब्रांड, इसे कॉल्ड प्रिडिक्टर्स। ठीक है, तो हम कार के माइलेज एज और ब्रांड को देख के प्रिडिक्टर्स निकालेंगे। द सॉर्ट ऑफ टास्क इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये दूसरी टेक्निक है जो है रिग्रेशन। ठीक है, जहाँ पे हमारा प्रिडिक्टर्स होगा और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्लास में डिराइव किया। तो ठीक है, तो ये हमारी दो टेक्निक सुपरविजन के अंदर सुपरवाइज लर्निंग में आती है, एक होती है क्लासिफिकेशन, एक होती है रिग्रेशन। टू ट्रेन द सिस्टम यू नीड टू गिव इट मैनी एग्जांपल्स ऑफ कार इंक्लूडिंग बोथ देयर प्रिडिक्टर्स एंड देयर लेबल्स। ठीक है, तो हम ये दोनों बोथ टेक्निक्स को यूज भी करते हैं कहीं कहीं। इन मशीन लर्निंग एंड एट्रीब्यूट इज ए डेटा टाइप एग्जांपल माइलेज, while a feature has several meanings depending on the context but generally means an attribute plus its value. Example, mileage equal to 15,000. Many people use the word attribute and feature interchangeably through। ठीक है, तो अब वैल्यू और हमने यहाँ दो ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट किया है जो कि है वैल्यू और फीचर के बीच में। जैसे कि न्यू इंस्टेंस आता है तो वो किस वैल्यू को प्रेजेंट करेगा, ये होती है रिग्रेशन टेक्निक जो कि हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट दैट सम रिग्रेशन एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एंड वाइस वर्सा। देखिए, रिग्रेशन के अंदर कभी हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं एल्गोरिथम, कभी हम क्लासिफिकेशन में रिग्रेशन यूज करते हैं, तो ये इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये लॉजिक रिग्रेशन क्या है? ये है रिग्रेशन का एक टाइप है जिसमें आता है लॉजिस्टिक, लीनियर रिग्रेशन, ये सब आते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन का टाइप है, तो ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं बताऊंगा आगे जाके। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज इट कैन आउटपुट अ वैल्यू दैट कोरस्पॉन्ड to the probability of belonging to a given class। ठीक है, एग्जाम्पल 20% चांस ऑफ बीइंग स्पैम।
ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी के रेशियो पे हम निकालते हैं कि ये स्पैम है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है हर एक चीज़ की, और उससे पता लगाते हैं कि क्या किस क्लास में ये आना आता है। ठीक है, तो हमारे कुछ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के कुछ एग्ज जो कि एल्गोरिथम है वो आप देख लो। सबसे पहले आती है के एन एन, यानी कि के नियरेस्ट नेबर। फिर आती है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट फैक्टर मशीन, डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क। देखिए, जिनमें से हम सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल, इन सब पे एक एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत जानना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, फिर आता है सम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कैन बी अनसुपरवाइज सच एज ऑटो एनकोडर एंड रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। दे कैन ऑल्सो बी सेमी सुपरवाइज सच एज इन डीप बिलीव नेटवर्क्स एंड अनसुपरवाइज प्री ट्रेनिंग। ठीक है, फिर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है, इन अनसुपरवाइज लर्निंग एज यू माइट गैस द ट्रेनिंग डेटा इज अनलेबल्ड। ठीक है, इसमें जो डेटा होगा अनलेबल्ड होगा, द सिस्टम ट्राइज टू लर्न विदाउट ए टीचर। ठीक है, तो सिस्टम ट्राई करेगा, कोशिश लर्न करने की वो विदाउट ए टीचर करेगा। ठीक है, तो इसमें अनलेबल्ड डेटा है, और ये है हमारी ट्रेनिंग सेट। हे आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, जिसमें आती है क्लस्टरिंग, विजुअलाइजेशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो क्लस्टरिंग में आती है के मींस, डेबेस्कन और हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस यानी एससीए। और विजुअलाइजेशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन में आती है पीसीए, यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और फिर आती है कर्नल पीसीए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनसुपरवाइज के दो टाइप है, सुपरवाइज के मैंने आपको बता दिए, लीनियर, लॉजिस्टिक, केएनएन, और हमारे डिसीजन ट्रीज, ये सब थे हमारे सुपरवाइज के, ये है हमारे अनसुपरवाइज के। ठीक है, फॉर एग्जांपल से यू हैव अ लॉट ऑफ डाटा अबाउट योर ब्लॉग्स विजिटर। ठीक है, आपके अगर कोई ब्लॉग्स में कोई विजिटर आ रहे हैं, तो हमने एक एग्जांपल लेके बताते हैं अनसुपरवाइज को कैसे करते हैं। यू मे वांट टू रन ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टू ट्राई टू डिटेक्ट ग्रुप ऑफ सिमिलर विजिटर। तो यहाँ पे क्या, हम एक क्लस्टर बना देते हैं, क्लस्टर में हम सेम अमाउंट का डाटा डालते हैं। जैसे कि लेट से आपके ब्लॉग पे किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के लोग आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया क्या है, तो पर्टिकुलर उस क्लस्टर के हिसाब से जज करेंगे कि उस इंडिया के लोग कितने विजिटर है। अगर आपके किसी बाहर से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के विजिटर देखेंगे कि उसमें यंग पॉपुलेशन कितनी है, मिड, तो आप उससे एक एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके ब्लॉक पे विजिटर मेनली है कौन। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। तो ये है हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, उसमें हम क्लस्टर बना देते हैं। एट नो पॉइंट डू यू टेल द एल्गोरिथम विच ग्रुप विजिटर बिलोंग्स टू, इट फाइंड दिस कनेक्शन विदाउट योर हेल्प। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट माइट नोटिस दैट 40% ऑफ ए विजिटर्स आर मेल हु लव कॉमिक बुक्स एंड जनरली रीड योर ब्लॉग इन द इवनिंग। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, 40% विजिटर वो तो मेल है, ऊपर से वो नाइट में यानी इवनिंग में आपके ब्लॉग पढ़ते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइम पे आप ब्लॉग को पब्लिश करना है। ये सब आपको एक आइडिया देता है। ठीक है, वाइल 20% आर यंग साईफाई लवर्स हु विजिट ड्यूरिंग द वीकेंड। जो वीकेंड में आते हैं, तो आपको साईफाई को, जो आपका ब्लॉगिंग में जॉनरे है, वो आपको वीकेंड में डालना है। आपको इससे बहुत सारी चीज़ें आइडिया लग जाती है। इफ़ यू यूज ए हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, इट मे ऑल्सो सब डिवाइडेड ईच ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, हायरार्किकल में और एक छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे करते करते आप एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते जाओगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा मशीन लर्निंग। दिस में हेल्प यू टारगेट योर पोस्ट फॉर ईच ग्रुप। अब आता है सेकंड हमारा जो था विजुअलाइजेशन, जो कि हमारा सेकेंड टाइप का अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। जो कि आता है विजुअलाइज एल्गोरिथम आर आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। यू फीड देम ए लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अनलेबल्ड डेटा एंड दे आउटपुट ए 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट कैन इजीली बी प्लॉटेड। ठीक है, जो आपका डेटा होगा उसको 2D और 3D में प्लॉट कर सकता है। ठीक है, जो आपने दिया है उसको डेटा। ठीक है, दिस एल्गोरिथम ट्राई टू preserve as much structure as they can. Example, trying to keep separate cluster in the input space from overlapping in the visualization, so you can understand how the data is organized and perhaps identify unsuspected patterns. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या अलग से जो पैटर्न है ना, ये आप की, जैसे कि एग्जांपल से देखो, तो इन्होंने 2D ग्राफ पे आप इसको प्लॉट कर दिया। फिर उसमें क्या है, पर्टिकुलरली जैसे कि कैट, ऑटोमोबाइल, ट्रक, उनका एक विजुअलाइजेशन दे दिया। ठीक है, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हर एक उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और आप इससे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनसस्पेक्टेड पैटर्न्स। अब जैसे कि आप इस पूरे इस कलर में देख सकते हो कि इस कलर से आपको येलो ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है, तो आप इसमें देख सकते हो येलो ग्रीन कौन सा ऑटोमोबाइल और ट्रक इस एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, अब ऐसे ही आप बर्ड का देख सकते हो, वो कि मतलब यहाँ बर्ड है तो यहाँ की, यहाँ फॉरेस्ट एरियाज होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कोई कंपनी खोलने का फायदा नहीं है जहाँ के ऑटोमोबाइल की। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है,
A related task is dimensionality reduction. फिर आता है हमारा dimensionality reduction in which the goal is to simplify the data without losing too much information. इसका हमारा गोल होता है कि डेटा को सिंप्लीफाई कर दे बट इसमें इंफॉर्मेशन लूज ना हो जाए डेटा की, तो हमारा ये भी ध्यान होता है, इसमें कंसर्न होता है मेन। वन वे टू डू दिस इज टू मर्ज सेवरल कोरिलेटेड फीचर्स इनटू वन। For example, a car's mileage may be very correlated with its age, so the dimensionality reduction algorithm will merge them into one feature that represent the car's wear and tear. This is called feature extraction. तो इसमें feature extraction में जैसे हम करते हैं ना कि हम जो चीज को मर्ज करके एक नई चीज बना दें, जैसे कि कार्स माइलेज और एज ने सिमिलर से पैटर्न थे, तो हमने इन दोनों को मर्ज करके डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हमने यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो। इट इज ऑफन ए गुड आइडिया टू ट्राई टू रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ योर ट्रेनिंग डेटा यूजिंग ए डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम बिफोर यू फीड इट टू another machine learning algorithm such as supervised learning algorithm. It will run much faster, the data will keep up less disks and memory space, and in some cases it may also perform better. तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर देते हैं जिससे कि डेटा छोटा हो जाए और वो मेमोरी और स्पेस को कम ले और हमारा अच्छी तरीके से डेटा लेबल करके वो सुपरवाइज लर्निंग में हम यूज़ कर पाए। तो ये है हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन का काम। येट अनदर इंपॉर्टेंट अनसुपरवाइज टास्क इज एनोमली डिटेक्शन। इसमें क्या है, हम एनोमली को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिटेक्टिंग unusual credit card transaction to prevent fraud, catching manufacturing defects, or automatically removing outliers from a data set before feeding it to another learning algorithm। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन गोल क्या होता है कि कुछ भी, जैसे कि हम एग्जांपल दे तो क्रेडिट कार्ड की जो फ्रॉड से बचा सकते हैं क्रेडिट कार्ड को, कैचिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटा, उससे पहले से मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफेक्ट है वो पहले से पता लग जाए। ऑटो ऑटोमेटिकली रिमूविंग आउटलायर जो कि बेसिकली जो बाद में आने वाले एरर्स है उनको हम आउटलायर कर सकते हैं बिफोर फीडिंग इट टू अनदर लर्निंग एल्गोरिथम। द सिस्टम इज शोन मोस्टली नॉर्मल इंस्टेंसेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सो इट लर्न्स टू रिकॉग्नाइज देम, एंड व्हेन इट सीज अ न्यू इंस्टेंस इट कैन टेल वेदर इट लुक लाइक अ नॉर्मल वन और वेदर इट लाइक एन एनोमली। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, दो चीज में डिवाइड कर देता है कि ये जो डेटा है ये नॉर्मल है या एनोमली है। अगर कोई न्यू इंस्टेंस आता है वो उसके हिसाब से जज कर पाता है कि क्या है, तो ये हमारा होता है एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर आता है हमारा वेरी सिमिलर टास्क इज नोवेल्टी डिटेक्शन। नोवेल्टी डिटेक्शन में क्या है, द डिफरेंस इन दैट नोवेल्टी डिटेक्शन एल्गोरिथम एक्सपेक्टेड टू सी ओनली नॉर्मल डाटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बस हमारा जो डेटा है ना वो नॉर्मल डेटा होना चाहिए। वाइल एनबली डिटेक्शन एल्गोरिथम आर यूजुअली मोर टॉलरेंट, दे कैन ऑफन परफॉर्म वेल इवन विद ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ आउटलाइन इन द ट्रेनिंग सेट। ठीक है, तो एनबली डिटेक्शन क्या है, स्मॉल परसेंटेज में से भी आए ना आउटलायर्स तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, वो बहुत टॉलरेंट है। जबकि इसमें क्या है, द डिफरेंस इज द नोवेल्टी डिटेक्शन एल्गोरिथम एक्सपेक्ट टू सी ओनली नॉर्मल डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सिर्फ जो नॉर्मल डेटा है ना उसी को ही नोवेल्टी डिटेक्शन में डालेगा। ठीक है, फाइनली द अनदर कॉमन अनसुपरवाइज्ड टास्क इज एसोसिएशन रूल लर्निंग। इसके अंदर क्या, इन विच द गोल इज टू डिग इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड डिस्कवर इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, सपोज यू own a supermarket, running an association rule on your scales logs may reveal that people who purchase barbecue sauce and potato chips also tend to buy steak, दस में यू वांट टू प्लेस देयर आइटम क्लोज टू इच अदर। तो इसमें क्या है, एसोसिएटेड रूल ट्रेनिंग में क्या है कि हमारा अगर सुपरमार्केट चला रहे हैं ना तो हम कस्टमर के पास वो सामान पास पास रखेंगे जो चांसेस बढ़ जाए एक के साथ दूसरा लेने की। ठीक है, अगर कोई पोटैटो चिप्स ले रहा है तो साथ में हमने एक स्टिक रख दिया जिससे कि उसके चांस ज़्यादा बढ़ जाए लेने के। तो ये हमारा एसोसिएट रूल लर्निंग। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड टाइप की लर्निंग जो है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या, सम एल्गोरिथम कैन डील विद पार्शियली लेबल ट्रेनिंग डेटा, यूजुअली लॉट ऑफ अनलेबल डेटा एंड ए लिटिल बिट ऑफ लेबल डाटा। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत लेबल डेटा होगा बाकी सारा डेटा होगा वो अनलेबल होगा, तो इसलिए आता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग में। सम फोटो होस्टिंग सर्विस सच एज गूगल फोटोज आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस। वंस यू अपलोड ऑल योर फैमिली फोटोज टू द सर्विस इट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज दैट द सेम पर्सन इज shown up in photos 1, 5 and 11 while another person be shown up in photo। देखिए, गूगल फोटोज का एग्जांपल इसलिए अच्छा है सेमी सुपरवाइज का क्योंकि वो एक बार फेस को डिटेक्ट कर लेता है। अगर उस फेस पे आपने नाम लिख दिया कुछ कर दिया तो बाद में वो उसी एक फोल्डर में उसी बंदे के साथ आपकी फोटो डालता जाएगा। तो इसका एक एल्गोरिथम है जो कि अनलेबल और लेबल को दोनों को मिक्स करके सेमी सुपरवाइज लर्निंग का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। थर्ड आता है, दिस इज अनसुपरवाइज पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम क्लस्टरिंग। नाउ ऑल द सिस्टम इन नीड is for you to tell that who these people are, just one label per person, and it is able to name everyone in every photo which is used for searching photos। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा
लगेगा सर्च करने में फोटोज को, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ फीचर 1 है, फीचर 2 है। आपने क्या किया, इसने क्लस्टर बना दिया, देखिए ये सेम टाइप का डेटा क्लस्टर बना दिए, ये सेम टाइप का इसका क्लस्टर बना दिए। तो आपको एक इजी तरीका हुआ, आपको दो क्लास बन गई है, उन दो क्लास में से कहाँ पे आपको फाइंड करना, तो ये एक आसान तरीका हो गया सेमी सुपरवाइज लर्निंग में। मोस्ट सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम आर कॉम्बिनेशन ऑफ अनसुपरवाइज एंड सुपरवाइज एल्गोरिथम, ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। फिर आती है हमारी फोर्थ टाइप की, जो कि लास्ट री इन्फॉर्मेंस लर्निंग। री इन्फॉर्मेंस लर्निंग इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट। द लर्निंग सिस्टम कॉल्ड एन एजेंट, इसके अंदर एक एजेंट यूज होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन ऑब्जर्व द इन्वायरमेंट, सेलेक्ट एंड परफॉर्म एक्शन एंड गेट रिवॉर्ड्स इन रिटर्न और पेनल्टीज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिवॉर्ड। तो इसमें क्या, जो एजेंट है एक तरीके से आप समझ सकते हो एक रोबोट है, ठीक है। उस रोबोट के अंदर उसको दो तरीके हैं, एक तरफ आग लग रही है और एक तरफ पानी। तो अगर वो आग की तरफ जा रहा है तो पहली बार उसका क्या है, उसका हाथ एक सेंसर पता कर लेगा कि ये खतरा है, तो यहाँ पे आग की तरफ ना जाके पानी की तरफ जाना। तो अगर वो आग की तरफ जाता है तो उसे एक पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे, अगर वो पानी की तरफ जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इससे मशीन जल्दी समझती है कि रिवॉर्ड हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने कंपेयर टू आग के पास। जैसे कि आप एक रोबोट मूवी में देख सकते हो, रोबोट मूवी के अंदर जैसे कि वो आग में एकदम गुजर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक उसके डिसएडवांटेज था, कभी कभार वो आर्मी को रिकॉग्नाइज ना कर पाए और फट जाए, तो उसको इसी वजह से एक उसका डिसएडवांटेज बन रहा था, ठीक है। ठीक है, फिर आता है इट मस्ट देन लर्न बाय इटसेल्फ व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कॉल्ड ए पॉलिसी टू गेट द मोस्ट रिवॉर्ड ओवर टाइम। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड बनाने के लिए एक लर्निंग पॉलिसी यूज़ करनी है, ठीक है, उसे पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी डिफाइन दैट एक्शन दैट एजेंट शुड चूज व्हेन इट इज इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। अब आप ये अलग एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि हमारा रोबोट है, रोबोट का यहाँ यहाँ आ गया है, यहाँ पानी है, तो अगर यहाँ पे जाता है तो उसके रिवॉर्ड -50 पॉइंट्स होते हैं, अगर यहाँ जाता है तो यहाँ प्लस पॉइंट होते हैं। तो अगर उसको पहली बार में अगर वो यहाँ चला जाता है तो यहाँ पे पता चल जाएगा उसको नेक्स्ट टाइम अवॉर्डेड, मतलब कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो समझ गया है, तो मशीन ऐसे धीरे धीरे समझ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑब्जर्व, दूसरा सेलेक्ट एक्शन यूजिंग पॉलिसी, फिर थर्ड एक्शन लेना है, गेट रिवॉर्ड और पेनल्टी, अपडेट पॉलिसी और इटरेट अंटिल एन ऑप्टिमल पॉलिसी इज फाउंड, ठीक है। तो ये है रिवॉर्ड री इन्फॉर्मेंस लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मैनी रोबोट्स इंप्लीमेंट री इन्फॉर्मेंस लर्निंग एल्गोरिथम टू लर्न हाउ टू वॉक, ठीक है। तो रोबोट्स में यूज होता है री इन्फॉर्मेंस लर्निंग। फिर आते हैं हमारे बैच लर्निंग। इन बैच लर्निंग द सिस्टम इज इनकेपेबल ऑफ लर्निंग इंक्रीमेंटली, इट मस्ट बी ट्रेन यूजिंग ऑल द अवेलेबल डाटा, this will generally take a lot of time and computing resource, so it is typically done offline, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये ऑफलाइन ही किया जाता है, ठीक है। जो अवेलेबल डेटा होता है उसी से ही सीख के काम करता है, इससे कोई ऑनलाइन डेटा नहीं मिल रहा है। फर्स्ट द सिस्टम इज ट्रेन एंड देन इज लोन इनटू प्रोडक्शन एंड रन्स विदाउट लर्निंग एनी मोर, इट जस्ट अप्लाई व्हाट इट हैज लर्न। दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन लर्निंग, इसको ऑफलाइन लर्निंग भी कहते हैं। और फिर आती है हमारी दूसरी ऑनलाइन लर्निंग। इन ऑनलाइन लर्निंग यू ट्रेन द सिस्टम इंक्रीमेंटली बाय फीडिंग इट डेटा इंस्टेंस सीक्वेंसली, आइदर इंडिविजुअली और बाय स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड मिनी बैचेस, ठीक है। मिनी बैचेस यानी कि छोटे छोटे बैचेस बना के उससे, ठीक है, उससे डेटा दिया जाता है मशीन को, ठीक है। ईच लर्निंग स्टेप इज फास्ट एंड चीप, ठीक है। सो द सिस्टम कैन लर्न अबाउट न्यू डेटा ऑन द फ्लाई एज इट अराइव्स, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, अब इसमें क्या हुआ, डेटा को हमने ट्रेन किया एमएल एल्गोरिथम में, इवेल्युएट किया, सॉल्यूशन निकला, ठीक है, लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद रन एंड लर्न करना है, ठीक है, दोबारा से उसको रन करना है, फिर लर्न करता रहेगा वो, फिर न्यू डेटा ऑन द फ्लाई, तो वो न्यू डेटा उसको ऐसे मिलते रहेंगे। तो ये है हमारा ऑनलाइन लर्निंग का एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, ठीक है। ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग टू हैंडल ह्यूज डेटा सेट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लॉट्स ऑफ डेटा को चॉप कर दिया पीसीस में, फिर ट्रेन किया गया ऑनलाइन एमएल एल्गोरिथम में, फिर इवेलुएट किया, एरर आए तो फिर वापस से स्टडी किया प्रॉब्लम को, फिर से ट्रेन किया और लास्ट में लॉन्च कर दिया। तो ये है हमारा ऑनलाइन लर्निंग, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा सेट पे हेल्प करता है, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम इज हाउ फास्ट दे शुड अडेप्ट टू चेंजिंग डेटा, दिस इज कॉल्ड द लर्निंग रेट, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट अडेप्ट करता है डेटा चेंजिंग में, तो इसलिए इसको कहते हैं लर्निंग रेट इसका बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इफ़ यू सेट ए हाई लर्निंग रेट देन योर सिस्टम विल रैपिडली अडेप्ट टू न्यू डेटा, बट इट विल ऑल्सो टेंड टू क्विकली फॉरगेट द ओल्ड डेटा। यू डोंट वांट ए स्पैम filter to flag only the latest kind of spam it has shown. Conversely, if you set a low learning rate, the system will have more inertia, that it will learn more slowly, but it will also be less sensitive to noise in the new data or to sequence of non representative data points। देखिए, अब हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब क्या हाई लर्निंग रेट में कि वो जल्दी सीखेगा डेटा को, है ना, और एकदम से जो पुराना डेटा उसको भूल के नया नया जल्दी सीखेगा, क्योंकि यू डोंट वांट ए स्पैम फिल्टर टू फ्लैग ओनली द लेटेस्ट काइंड ऑफ स्पैम इट हैव शोन।
कन्वर्सली इसमें क्या है, ये थोड़ा स्लो रेट से चलेगा, ठीक है ना, इसके अंदर जो इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा, बाय, है ना, है ना, पर ये लर्न स्लोली करेगा तो ये सेंसिटिव होगा, लेस सेंसिटिव होगा टू नॉइस, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो नॉइज आने में इसका चांसेस बढ़ बढ़ जाए, क्योंकि ये स्लो स्लो सीख रहा है, तो इसे पता है कि किस डेटा में क्या चीज़, इसको नई चीज़ मिल रही है, तो ये आराम से आउटलायर्स को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। कभी कभार नहीं भी करे, तो दोनों की एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंस्टेंस बेस्ड वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग। वन वे टू कैटेगराइज मशीन लर्निंग सिस्टम इज बाय हाउ दे जनरलाइज। मोस्ट मशीन लर्निंग टास्क आर अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्शन पे चलता है। दिस मीन दैट गिवन नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल द सिस्टम नीड्स टू बी एबल टू जनरलाइज टू एग्जाम्पल इट हैज नेवर सीन बिफोर। Having a good performance measure on the training data is good but insufficient, and true goal is to perform well on new instance, ठीक है। बेसिकली पूरे मशीन लर्निंग में आपको दिख रहा है कि जब न्यू इंस्टेंस आए ना, उस पर कैसे रिजल्ट आएगा, वो तभी रिजल्ट आएगा जब हमने पुराने जो डेटा है उस पर अच्छे से काम किया है। देर आर टू मेन अप्रोचेज टू जनरलाइजेशन, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एंड मॉडल बेस्ड लर्निंग। ये क्या है, हमारा डेटा को जनरलाइज करने के लिए हम दो लर्निंग यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, here the system learns the example by heart, then generalize to new class by comparing them to the learned example or a subset of them using a similarly measure. For example, the new instance would be classified as a triangle because the majority of the most similar instance belong to the class. तो इस ग्राफ में देख सकते हो कि हमने स्क्वायर बनाया, ट्राइंगल बनाया। अब जब न्यू डेटा बिल्कुल सिमिलर वे में दिख रहा होगा तो वो न्यू स्टैंड्स को उसी तरीके से जनरेट कर देगा, ठीक है। अब उसे पता चल जाएगा स्क्वायर या ट्राइंगल कैसे, क्योंकि उसने पुराने प्रीवियस जो है क्लासिफाइड कर रखा था ये ट्राइंगल है, तो मेजोरिटी मोस्ट सिमिलर इंस्टेंस बिलोंग टू दैट क्लास, ठीक है। मॉडल बेस्ड लर्निंग, मॉडल बेस्ड क्या है, अनदर वे टू जनरलाइज फॉर्म ए सेट ऑफ एग्जांपल इज टू बिल्ड ए मॉडल ऑफ दिस एग्जांपल्स, देन यूज द मॉडल टू मेक प्रिडिक्शन। दिस इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड लर्निंग। देखिए मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या है कि एक मॉडल बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें स्क्वायर और ट्राइंगल वापस से लिया गया है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रिडिक्शंस, ठीक है, जो मॉडल है वो प्रिडिक्शंस के लिए होगा, क्योंकि जब हमारा न्यू इंस्टेंस आएगा तो वो एक अलग कैटेगरी में डाल देगा, जैसे कि ट्राइंगल की ट्राइंगल कैटेगरी में, वहाँ पे हमारे मोस्टली ट्राइंगल थे, इसलिए हमने उसको न्यू इंस्टेंस को ट्राइंगल समझा, क्योंकि मेजोरिटी वो थे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मॉडल बनाए गए और जिस मॉडल में प्रेजेंट आएगा उसमें हमने डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू नो इफ मनी मेक्स पीपल हैप्पी, सो यू डाउनलोड द बेटर लाइफ इंडेक्स फ्रॉम द OECD वेबसाइट हैज वेल एज स्टेट्स अबाउट GDP पर कैपिटा एम वेबसाइट, देन यू ज्वाइन द टेबल। देखिए इसमें एग्जाम्पल में क्या है, हमें जानना है कि लोग हैप्पी, अगर लोगों के पास पैसे है तो हैप्पी है कि नहीं। तो हमने क्या करा, कंट्री का डेटा लिया, कंट्री में दिखा है कि GDP पर कैपिटा किस कंट्री की क्या चल रही है, उस हिसाब से हमने रेशियो निकाला लाइफ सेटिस्फेक्शन के लोग के ज़्यादा किस में। तो हमने देखा कि अब जैसे कि USD में देखिए 50,962, ऑस्ट्रेलिया के 55,805 है, और दोनों का देखिए इसके इससे पर कैपिटा कम है लेकिन 7.3, यानी लाइफ सेटिस्फेक्शन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से। तो हमने एक कंपैरिजन डेटा लिया, ठीक है, फिर हमने प्लॉट किया ग्राफ में, हंगरी, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सबको प्लॉट किया, फिर हमने देखा कि देयर सम टू बी अ ट्रेंड हियर, अनदर although the data is noisy partly random it looks like satisfaction goes up more or less linearly as the country's GDP पर इंक्रीज। तो इससे हमें साफ पता लगता है कि अगर जिसकी GDP पर कैपिटा जिस कंट्री की ज़्यादा थी वो लाइफ सेटिस्फैक्ट्री उसमें ज़्यादा थी। सो यू डिसाइड द नॉर्मल, हाँ, तो यू डिसाइड टू मॉडल लाइक सेटिस्फैक्ट्री एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ GDP पर कैपिटा, द स्टेप इज कॉल्ड मॉडल सिलेक्शन। इसमें हमने मॉडल को सिलेक्ट किया, यू सिलेक्टेड ए लीनियर मॉडल ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन विद जस्ट वन एट्रीब्यूट GDP पर कैपिटा। बस हमने क्या किया, पर इसमें हमने मॉडल एक ही तैयार किया कि GDP पर कैपिटा से हमने दिखाला कि लाइफ सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, जबकि और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कंट्री की इकोनॉमी वगैरह और भी चीज़ें होंगी, पर हमने एक ही चीज़ लिया, उस बेसिस पे हमने निकाला, ठीक है। हम एकदम से कंफर्म नहीं कर सकते यही इसी की वजह से हैप्पी ज़्यादा है कि इनकी GDP पर कैपिटा है, पर एक हमने केस लेके इस हिसाब से हमने जज किया कि ये एक मे वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। तो मेन चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग देख लेते हैं। मेन चैलेंजेस क्या है, इन शॉर्ट, सिंस योर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट ए learning algorithm and train it to some data, the two things that can be wrong with bad algorithm and bad data. Example of bad data, एक तो क्या है, अगर आपका insufficient quantity of training data, डेटा आप दे जा रहे हो मशीन पे पास, अगर इतना सारा डेटा आ जाएगा तो भी एक बैड एग्जांपल है मशीन लर्निंग का, ठीक है। फिर आता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डाटा, अगर आपने
ट्रेनिंग डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं किया इन ऑर्डर टू जनरलाइज वेल, इट इज क्रूशियल दैट योर ट्रेनिंग डेटा बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू केस यू वांट टू जनरलाइज टू। अगर आप जो न्यू केस आ रहा है उसको जनरलाइज कर पा रहे हो तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा काम करेगा। फिर आता है पुअर क्वालिटी डेटा। ठीक है, पुअर क्वालिटी डेटा में क्या, ऑब्वियसली इफ योर ट्रेनिंग डेटा इज फुल ऑफ एरर्स, आउटलायर एंड नॉइज ड्यू टू पुअर क्वालिटी मेजरमेंट, इट विल मेक इट हार्डर फॉर द सिस्टम टू डिटेक्ट द अंडरलाइंग पैटर्न, सो योर सिस्टम इज लेस लाइकली टू परफॉर्म वेल। ठीक है, तो ये आता है पुअर पुअर क्वालिटी डेटा। दिस इज ऑफन हार्डर देन इट साउंड्स इफ द सैंपल इज टू स्मॉल, यू विल हैव सैम्पलिंग नॉइज that is non-representative data as well as a result of chance, but even very large samples can be non-representative if the sampling method is flawed। ठीक है, अगर आप पुअर क्वालिटी का डेटा यूज़ करोगे तो मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसको डेटा ही पुअर मिल रहा है, तो नए डेटा पे वो गड़बड़ कर सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इररिलेवेंट फीचर्स, अगर उसके फीचर्स इररिलेवेंट है तो भी दिक्कत करेगा। एग्जांपल ऑफ बैड एल्गोरिथम है, अगर दो इशू हो सकते हैं, या तो ओवर फिटिंग हो सकती है ट्रेनिंग डेटा में, या अंडर फिटिंग हो सकती है। तो लो बाइस, हाई वेरिएंस, ये सब आपको ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में पढ़ने को मिलेगा। कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग आप बस इतना समझ सकते हो कि ओवर फिटिंग में नॉइज ज़्यादा आ सकती है, अंडर फिटिंग में नॉइज। ठीक है, तो इसलिए ये एक अलग उसमें पर आपको एक बैड एल्गोरिथम का एग्जांपल समझना है कि ट्रेनिंग डेटा में ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग हो सकती है। ठीक है, फिर आता है हमारा टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग। अब हमें टेस्टिंग और वैलिडेटिंग कैसे करना था, ओनली वे टू नो हाउ वेल अ मॉडल विल जनरलाइज टू न्यू क्लास इज टू एक्चुअली ट्राई इट आउट ए न्यू केस। जब हम न्यू केस पे हम वो ट्राई करेंगे या नहीं, तो उसका हमारे पहले टेस्टिंग और वैलिडेटिंग करना आना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, वन वे टू डू दैट इज पुट योर मॉडल इन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर हाउ वेल इट परफॉर्म्स। द दिस वर्क्स वेल, बट इफ योर मॉडल इज horribly bad, your user will complain, not the data best idea. A better option is to split your data into two test sets, the training set and the test set। ठीक है, फिर आता है as this name imply you train your model using the training set and you test it using the test set। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट दो में डिवाइड करके आप उस हिसाब से डिवाइड करते चलोगे कि ये टेस्ट हो चुका है और ये ट्रेनिंग सेट के लिए अभी तैयार नहीं है, तो इस वजह से आप टेस्टिंग और वैलिडेटिंग करते चलोगे पर्टिकुलर डेटा को। द एरर रेट ऑन न्यू क्लास इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन एरर, as out of sample error, and by evaluating your model on the test set you get an estimate of this error। ठीक है, तो आप आराम से उसको एस्टिमेट कर पाओगे कि एरर किस चीज़ का है। तो जब भी आपका न्यू केस आएगा उसको जनरलाइजेशन एरर ही में ही देंगे, तो उसको जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक आप उसको इवेल्युएट नहीं कर लेते, आप उसको एक एरर में ही काउंट करेंगे, जिसका नाम है जनरलाइजेशन एरर। दिस वैल्यू टेल्स यू हाउ वेल यू मॉडल विल परफॉर्म ऑन इंस्टेंट इट हैज नेवर सीन बिफोर। ठीक है, इफ इफ द ट्रेनिंग एरर इज लो, अगर आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर एरर लो आ रहा है, योर मॉडल मेक्स फ्यू मिस्टेक ऑन द लर्निंग साइड बट द जनरल एरर इज हाई। ठीक है, जनरलाइजेशन एरर तो न्यू के लिए आता है, तो उसमें वो हाई हो सकता है, बट अगर ट्रेनिंग एरर में लो आ रहा है तो इसका मतलब फ्यू मिस्टेक्स ऑन द ट्रेनिंग सेट की गई है। ठीक है, इट मीन दैट योर मॉडल इज ओवर फिटिंग द ट्रेनिंग डेटा, तो ये ओवर फिटिंग की कंडीशन लाएगा। मैंने आपको बता दिया ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग ये दो एक टाइप से, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए फिर ये था हमारा चैप्टर 1, मैं यहाँ पे आपको करता हूँ इस वीडियो का ख़त्म, और बाकी आने वाले टाइम पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, के मीन्स जो कि हमने सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स पढ़े थे, लर्निंग लॉजिस्टिक, ये सब चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, अच्छी लगी हो तो अब लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।